बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो 15 तारीख का टेस्ट था, जो आपका हुआ था लास्ट टेस्ट, उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। पहले उसको ज़रा देख लें, वो क्या टेस्ट हुआ था। 15 तारीख का जो टेस्ट था, उसमें टोटल 10 मार्क्स का टेस्ट था। अब मेरी बात सुनने ज़रा। जिसमें से 8 एमसीक्यूज थे। ये ना हो कि मार्क्स आए और आप लोग एक प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो मैं उस चीज़ को नहीं चाहता। तो आई वॉन्ट टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम। उसमें 8 एमसीक्यूज थे। 8 एमसीक्यूज में हर एमसीक्यू मैंने 0.5 मार्क का कंसिडर किया है। ठीक है। तो अगर आपके मेल का मतलब वो जिसमें आपके एमसीक्यूज के आंसर की जो मेल आई होगी उसकी बात कर रहा हूँ। जो मेल मेरिटोरियस की पर्सनल आईडी से आती है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपके मेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल 3 मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब 1.5 काउंट होंगे। अगर मेल के अंदर आपके 5 मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब वो 2.5 काउंट होंगे। और अगर मेल के अंदर किसी के पूरे 8 मार्क्स हैं, तो वो 4 काउंट होंगे। ठीक है। तो एमसीक्यूज के जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 4 थे। और जो मैंने आपको भेजे, कल मैंने सब बच्चों के टेस्ट चेक करके भेजे, जिसमें से कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप किया था तो उनको व्हाट्सएप पे भेजा है, जिन्होंने मेल की थी उनको मेल पे भेजा है। वो आपके पास जो मार्क्स थे वो आपके पास थे आउट ऑफ 6, जिसमें से 4.5 नंबर का आइसोथर्मल प्रोसेस था और 1.5 नंबर का डिफरेंशिएट था स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी का। उसमें से मैंने आपको आउट ऑफ 6 मार्क्स भेजे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। तो इसलिए 4 नंबर एमसीक्यूज के और 6 नंबर का सब्जेक्टिव था, तो 4 और 6 कंबाइन होकर हमारे पास कितना बनेगा, 10। तो टोटल 10 मार्क्स का आपका टेस्ट था। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरे पास ऑब्जेक्टिव का तो पेपर है लेकिन सब्जेक्टिव का पेपर नहीं है। सब्जेक्टिव पेपर जिनका नहीं है, मैं नाम बता देता हूँ कि नाम मुझे याद है। आयशा ज़मीर का सब्जेक्टिव पेपर मेरे पास नहीं था। आयशा ज़मीर अगर यहाँ मौजूद है बेटा, तो अपना सब्जेक्टिव पेपर मुझे हो सके तो आज सेंड कर दीजिएगा, कुछ भी कर आके, वरना यू विल बी मार्क 0 फॉर दैट। मोहम्मद अली अगर यहाँ पे मौजूद हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अली अयान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अली यासीन, आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बिल्कुल मौजूद है। मोहम्मद अली, मुझे आपका पेपर बेटा सब्जेक्टिव नहीं मिला है। इसके अलावा यहाँ पे सुमामा मौजूद होंगे, तो समामा अगर नहीं मौजूद तो उन तक कोई पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि उनका मुझे आपके पास सब्जेक्टिव पेपर ऑब्टेन नहीं हुआ। इसके अलावा 2-3 बच्चों से तो मेरी बात हो गई थी, उन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया था कि उन्होंने जो है वो पेपर सब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ। ठीक है। बाकी सारे बच्चों को मैंने जितने भी मार्क्स थे वो उनको आइदर बाय मेल और बाय व्हाट्सएप सेंड कर दिए थे। अजान सुनिए।
ठीक है बेटा, तो ये टेस्ट के हवाले से डिस्क्रिप्शन मुझे देनी थी, मैंने आपको बता दी है क्या डिस्क्रिप्शन थी। आज के एमसीक्यूज की तरह बात हो जाए। अपने रिएक्शन को शो मत कीजिएगा, चाहे आपका सही हो या गलत हो, ठीक है। तो जैसा भी एमसीक्यू आपको पता है कि अच्छा, आप लोगों ने सबने जो टेस्ट में मार्क्स लूज किए ना, आपने सबने एमसीक्यूज में लूज किए मार्क्स, सबने, ठीक है। पहला जो आपके पास एमसीक्यू था आज, वो आपके पास था कि एक ब्लॉक, उसका मास दिया हुआ था 2 kg, उसकी स्पेसिफिक हीट दी हुई थी 400 और उसका राइज इन टेम्परेचर था 1.5। आपको निकालना था अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। सिंपल सा फॉर्मूला लगना था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यही अप्लाई किया होगा, अगर नहीं अप्लाई किया होगा तो व्हाट्सएप पे किसी और से पूछ लिया होगा। तो आपके पास इसका जो मास था वो आपके पास कितना था, 2। इसके अलावा इसकी जो स्पेसिफिक हीट थी वो आपके पास थी 2 मल्टीप्लाई बाय 400 और इसके साथ राइज इन टेम्परेचर था 1.5, तो आंसर आया था इसका 1200। तो इसका आंसर 1200 हमारे पास आना था, 1200 जूल्स इसका आंसर था। दूसरे एमसीक्यू में आपको निकालना था चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। फॉर्मूला बनता है डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट देते हैं वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। डेल्टा क्यू पी का मतलब होता है एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू का मतलब होता है एनआर डेल्टा टी। ये वैल्यू प्लस वहां जाके माइनस, तो एन सी पी डेल्टा टी में से एन आर डेल्टा टी को माइनस करेंगे, डेल्टा यू के बराबर आएगा। यहाँ से एन डेल्टा टी कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा सी पी माइनस आर, तो इसका आंसर था एन सी पी माइनस आर डेल्टा टी। ऑप्शन सी वॉज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी आपके पास एक करेक्ट आंसर था जो यहाँ पे हमने कंसिडर किया था, ठीक है। जबकि तीसरा एमसीक्यू जो है वो आपके पास कुछ इस तरह दिया हुआ है कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो है, जो कैपिटल सी होता है, वो दी हुई 24 जूल पर मोल इंटू केल्विन और मास दिया हुआ 52 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे डिवाइडेड बाय 1000, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे 52 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर आया 0.052। ये आपके पास है इसका मास, ठीक है। फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू M इंटू सी, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर होती है मोलर मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट। आपको स्पेसिफिक हीट निकालनी थी, तो मोलर स्पेसिफिक हीट है 24, मोलर मास है 0.052 और स्पेसिफिक हीट है C। 0.052 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो 24 को डिवाइड कर देंगे आंसर से, तो आंसर आया 461। सब बेवकूफ़ों ने लिखा है 0.46, इसका आंसर है 461 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। चले मैं ईमानदारी से हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। क्वेश्चन नंबर 3 को कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सही सॉल्व किया है? अभी हाथ उठाए 1 2 3 4 5 6 7 हाथ उठाएंगे, वरना मैंने अच्छे अच्छे बच्चों की कॉपीज देखी। तालियां कौन बजा रहा है? ठीक, तो आपके बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, खुश हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो है वो काफी सारे बच्चों ने गलत भी किया और कुछ बच्चों ने सही भी किया है, ठीक है। तो आप इसके मास को चेंज करना भूले तो इसका मतलब मिस्टेक। तो मेरे पास जो पहली कॉपी आई थी ना उसमें भी 0.46, दूसरी आई उसमें भी 0.46, तीसरी में आई इसमें भी 0.46। थोड़ी देर के लिए तो मैं वाकई में घबरा गया कि इसका आंसर वाकई 0.46 है या 461 है। Then I checked it again and I found कि many of the students forgot to change gram into kilogram, और वही आपके पास उनके लिए एक प्रॉब्लम का बायस बना। तो ये 3 नंबर के एमसीक्यूज थे जो तीनों के तीनों अपने अंदर में कमाल रखते थे, ठीक है। ये आपके पास थी बात जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, ठीक है। अब बात बढ़ाते हैं अपनी आगे। आपके पास लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का एक न्यूमेरिकल रहता है, वो न्यूमेरिकल मुझे अटेम्प्ट करना है और उसके बाद मुझे शिफ्ट होना है आगे की तरफ। तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का हम न्यूमेरिकल करना चाहते हैं एक। मुझे एक बात बताइए जरा, यहाँ पे लाइबा नदीम बेटा एक बात बताइए, हमने लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के कितने न्यूमेरिकल कर लिए थे? एक किया था सर।
एक ही किया था ना? जी। ओके बेटा, थैंक यू। हमने इसके जो है वो आपके पास सिर्फ एक न्यूमेरिकल परफॉर्म किए थे। मेरे लैंग्वेज से मत चाहिएगा, पता नहीं क्या हो गया, मैं उल्टे सीधे अल्फाज बोलता रहता हूँ। ठीक है, तो हमने इसके एक सवाल किए थे, सॉरी एक सवाल किया था, और आज मैं इसका दूसरा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। लिखिए भाई क्वेश्चन। A 200-gram piece of metal a 200-gram piece of metal, ये सोफिया इतनी देर से क्यों आई है भाई? A 200-gram piece of metal is heated to 150 जी अली यासीन बोलिए। सर तीसरे एमसीक्यूज में मोल में जब मॉलिक्यूलर मास लेता हूँ तो ग्राम मोल इनवर्स होता है ना, तो उसको ग्राम में मास को नहीं देंगे? नहीं, असल में यहाँ पे आपने सारे यूनिट्स किलोग्राम में रखने ना, क्योंकि आपको जो मोलर स्पेसिफिक हीट गिवन है उसमें सारे यूनिट्स आपके स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होता है? जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन। डिड यू गेट इट? सर ये तो चलिए आप मुझे मोलर एक बात बताएं, स्पेसिफिक हीट है ना, तो तो आप मुझे इसमें एक तो बात मोल बताएं, केल्विन है ना। इस स्पेसिफिक हीट में जो आपके पास यूनिट होता है वो होता है जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन। एग्रीड? यस। और आप फिर उसमें ग्राम की वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं? ओके सर। ये केमिस्ट्री नहीं बेटा, फिजिक्स है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास बात हुई यहाँ पे। A 200-gram piece of metal is heated to 150 degrees Celsius and then dropped into copper calorimeter of mass and then dropped into copper calorimeter of mass 400 gram containing 400 gram of water containing 400 gram of water. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्वेश्चन तो आप करवा चुके हैं, तो वापस करवा रहे हैं आप? नहीं बेटा, आप लिख लें, मुझे डरा क्यों नहीं है, लिख लें। सर अच्छा सही है। आगे आगे जाके चेंज है। अच्छा चले ओके। Containing 400 gram of water initially at 20 degrees Celsius, full stop. वैसे ही बच्ची बोल सही रही है। अच्छा जी, एक काम करें, एक मिनट रुकें। यस, एक काम ये करें, जरा थोड़ी सी वैल्यू में चेंज करें। नहीं मिटाएं, नहीं पूरा नहीं मिटाएं। A 200-gram piece of metal is heated up to 150 degrees Celsius and then dropped into aluminium calorimeter करें इसको, कॉपर काट के करें एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर ऑफ मास चेंज करें 500 ग्राम। कोई भी नहीं बता रहा कि कर चुके हैं सिवाय एक बच्ची के। 500 ग्राम कंटेनिंग 500 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखें इतनी सी चेंजिंग हुई है। किसी को एतराज हो तो हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है,
तो अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, देख लें। A 200 gram piece of metal is heated up to 150 degrees Celsius and then dropped into aluminium calorimeter of mass 500 gram containing 500 gram of water initially at 25 degrees Celsius. Find the final equilibrium. Find the final equilibrium temperature. Ariba, thank you, beta. Find the final equilibrium temperature of the mixture. Find the final equilibrium temperature of the mixture. If the specific heat of metal is, if the specific heat of metal is 128.1 joule per kilogram into Kelvin. 128.1 joule per kilogram into Kelvin, and specific heat of aluminium is specific heat of aluminium is 903 joule per kilogram into Kelvin. Specific heat of aluminium is 903 joule per kilogram into Kelvin. चलें भाई, अब आपके पास बनेगा इसका डेटा। डेटा को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा। एक तरफ आ जाएगा मेटल, एक तरफ आ जाएगा एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर, और एक तरफ आ जाएगा वाटर। एक तरफ आ जाएगा मेटल, एक तरफ आ जाएगा एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर, एक तरफ आ जाएगा वाटर। मेटल के नीचे मेटल का डेटा, कैलोरीमीटर के नीचे कैलोरीमीटर का डेटा, वाटर के नीचे वाटर का डेटा। सबसे पहले तो हमारे पास मेटल का डेटा लिखा हुआ है। शुरू में हमेशा मेटल का डेटा होता है। साफ साफ लिखा हुआ है 200 ग्राम पीस ऑफ मेटल। मेटल का मास दिया हुआ है, नोट करें तो मेटल का मास है 200 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। तो हमने इसको डिवाइडेड बाय 1000 किया तो हमारे पास आंसर आया 0.2। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 0.2 kg इज हीटेड अप टू 150 डिग्री सेल्सियस। ये दिया हुआ है मेटल का इनिशियल टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस। मेटल का इनिशियल टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस। डिड यू गेट दिस? उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास एंड देन ड्रॉप्ड इनटू एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर ऑफ मास दिस। ये कैलोरीमीटर का मास दिया हुआ है 500 ग्राम। तो आपके पास इसका मास है 500 ग्राम। 500 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे 1000 से। अगेन इसको 1000 से डिवाइड करने के बाद आई वुड गेट 0.5। तो मेरे पास इसका मास आया 0.5 kg। और बोल रहे हैं कंटेनिंग 500 ग्राम ऑफ वाटर। और जो आपके पास वाटर है, वाटर का मास भी है 500 ग्राम। इसको भी हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा इसका 0.5 kg। और मैंने इतनी बार ये आपको लास्ट वीक बताया था कि कैलोरीमीटर और वाटर दोनों का इनिशियल टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है। तो T1 की वैल्यू हो गई 25 और यहाँ भी T1 की वैल्यू हो गई 25, क्योंकि वाटर और कैलोरीमीटर इन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर हमेशा बिल्कुल सेम रहेगा। तो मेरे पास यहाँ पे इनका इनिशियल टेम्परेचर दोनों का क्या पाया जा रहा है, बिल्कुल सेम। अब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। यहाँ देखें, ये कैलोरीमीटर होता है, इसके अंदर पानी होता है, ये मेटल होता है, ठीक है। जब हम इसको उठा के इसके अंदर डालते हैं और ये मेटल गर्म है, एक हॉट बॉडी के तौर पे एक्ट करता है, तो आपके पास जब हम इसको उठा के इसके अंदर डालते हैं तो मेटल अपना टेम्परेचर लूज करता है और ये दोनों टेम्परेचर को गेन करते हैं। और एक वक्त आता है कि इन तीनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो जाता है। जो टेम्परेचर मेटल का वही कैलोरीमीटर का, वही वाटर का, तीनों का टेम्परेचर क्या होगा, बिल्कुल सेम। और वो कहलाएगा फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। और मुझे वही फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T2 मालूम करना है, जिसको मैं T के बराबर रखूंगा और वो इन तीनों का सेम होता है। तो आप लिखें T2 इज इक्वल टू T, T2 इज इक्वल टू T, T2 इज इक्वल टू T। और यही इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपको मालूम करना है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से मुराद ये है कि तीनों का टेम्परेचर आपके पास क्या रहेगा, बिल्कुल सेम। और वो मेरे पास T2 होगा और वो T के बराबर होगा। तो T2 इक्वल टू T,
T2 इक्वल टू टी और T2 इक्वल टू टी, तो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल रिमेन सेम। अब आपने तीनों के डेल्टा टीज लिखने हैं। अब तीनों के डेल्टा टीज लिखने हैं। डेल्टा टी के अंदर जरा सी भी गड़बड़ हुई, न्यूमेरिकल का आंसर गलत आ जाएगा। डेल्टा टी के अंदर जरा सी गड़बड़ हुई, न्यूमेरिकल का आंसर गलत आ जाएगा। एक और आखिरी बार बताऊंगा डेल्टा टी लिखने का तरीका। डेल्टा टी का तरीका होता है आपके पास हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, बस। डेल्टा टी अब निकालेंगे जब आपके पास बड़े टेम्परेचर में से छोटे वाले टेम्परेचर क्या कर देंगे, माइनस, तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी। यहाँ देखिए जरा गौर से, आपके पास जो मेटल है उसका टेम्परेचर इनिशियली T1 था, और जब उसके अंदर डाला तो आपके पास क्या बन गया, T2। आपको पता है कि मेटल आपके पास जब इसके अंदर जाएगा तो मेटल अपना टेम्परेचर लूज करेगा। इसका मतलब पहले मेटल का टेम्परेचर ज्यादा था और बाद में मेटल का टेम्परेचर कम है, तो मेटल ने टेम्परेचर गेन नहीं किया बल्कि लूज किया। तो मेटल ने जितना टेम्परेचर लूज किया वो उस वक्त मिलेगा जब आप उसके हायर में से लोअर को माइनस कर देंगे। तो मेटल का इनिशियल टेम्परेचर T1 T2 से ज्यादा था, तो इसीलिए मेटल का जो डेल्टा टी बनेगा वो बनेगा आपके पास क्या, T1 माइनस T2। तो मेटल का डेल्टा टी बना T1 माइनस T2। T1 की वैल्यू है 150 और T2 की वैल्यू है T। T1 की वैल्यू है 150 और T2 की वैल्यू है T, तो मेटल का चेंज इन टेम्परेचर बन गया 150 माइनस T। आर यू क्लियर? मेटल का चेंज इन टेम्परेचर बना 150 माइनस T, और मेटल का चेंज इन टेम्परेचर 150 माइनस क्यों बना, क्योंकि मेटल ने टेम्परेचर लूज किया है, पहले ज्यादा था और बाद में कम। जब उसको कैलोरीमीटर में डालेंगे तो वो टेम्परेचर लूज करेगा, पहले ज्यादा और बाद में कम, तो इसलिए उसका डेल्टा टी आपके पास बना T1 माइनस T2। जबकि कैलोरीमीटर और वाटर, इन दोनों ने टेम्परेचर को गेन किया है, इनका पहले कम था और बाद में ज्यादा। तो इसका मतलब आपके पास ये दोनों कोल्ड बॉडी के तौर पर एक्ट करते हैं, और कोल्ड बॉडी का काम होता है हीट को एब्जॉर्ब करना। तो जब ये मेटल की हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा, और इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि इनका पहले कम था और बाद में ज्यादा, तो इन दोनों का डेल्टा टी बनेगा T2 माइनस T1, और इसका डेल्टा टी भी बनेगा T2 माइनस T1। T2 T के बराबर है तो T माइनस 25, T2 T के बराबर है तो T माइनस 25। इन दोनों के डेल्टा T मेरे पास आ गए T माइनस 25। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और अब इन तीनों के नीचे इनकी स्पेसिफिक हीट्स को नोट कर दें। आपको पता है मेटल की स्पेसिफिक हीट जो हमें इन्होंने प्रोवाइड करी हुई वो है 128.1, तो मेटल की स्पेसिफिक हीट हो गई 128.1 जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन। एल्युमिनियम की जो इन्होंने स्पेसिफिक हीट दी वो दी हुई 903 जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन। और वाटर की सदाबहार है जो एवरग्रीन होती है, वो तो आपको याद होनी चाहिए, जिसको सुबह शाम पीते हैं, अगर उसी की स्पेसिफिक हीट याद है तो फायदा। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 4200 जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन। दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ये आपके पास आई वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन। अब आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि आप मालूम करें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, और अगर आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मालूम करना है तो इसका मतलब है कि यू नीड टू फाइंड कैपिटल टी। आपको रिक्वायरमेंट में कैपिटल टी चाहिए, तो मैंने लिखा मुझे रिक्वायरमेंट में कैपिटल टी चाहिए, और वही कैपिटल टी मेरे पास क्या लाएगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। सॉल्यूशन मैंने अटेम्प्ट किया, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सॉल्यूशन ये कहता है कि हीट लॉस बाय मेटल is equal to heat gained by aluminium calorimeter plus heat gained by water. Heat loss by metal is equals to heat gained by aluminium calorimeter plus heat gained by water. Heat loss by metal is equals to heat gained by aluminium calorimeter plus heat gained by water. फॉर्मूले का रेफरेंस दें, डेल्टा क्यू बराबर होता है mc डेल्टा टी। फॉर्मूले का रेफरेंस आएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। यहाँ पर आ जाएगा mc डेल्टा टी फॉर मेटल, यहाँ पर आ जाएगा mc डेल्टा टी फॉर कैलोरीमीटर, और यहाँ पे आ जाएगा mc डेल्टा टी फॉर वाटर। mc डेल्टा टी फॉर मेटल, mc डेल्टा टी फॉर कैलोरीमीटर, mc डेल्टा टी ऑफ वाटर। सब पुट कर डालिए, सबकी जगहों पे सब पुट कर डालिए। मेटल की जगह पे सारी मेटल की चीजें आ जाएंगी। मेटल की चीजें हमें क्या दी में,
मेटल का मास हमें दिया हुआ 0.2, मेटल की स्पेसिफिक हीट है 128.1 और मेटल का चेंज इन टेम्परेचर है 150 माइनस टी। तो ये बन गया आपके पास 0.2, इसके साथ 128.1 और फिर आ गया 150 माइनस टी। कैलोरीमीटर का मास हमें दिया हुआ है इन्होंने कितना, 0.5। तो कैलोरीमीटर का मास है 0.5, कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट है 903 और कैलोरीमीटर का चेंज इन टेम्परेचर है T-25। वाटर का मास है 0.5, वाटर की स्पेसिफिक हीट हमारे पास है और वो होती है 4200 और वाटर का चेंज इन टेम्परेचर है T-25। सबसे पहले मैं काम ये करूंगा कि मैं 0.2 और 128.1 को कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो मैंने 0.2 और 128.1 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिला 25.62। तो मेरे पास आंसर आया इसका 25.62 और साथ में लिखा हुआ है 150 माइनस टी। अब थोड़ा सा बड़े होने की जरूरत है, ये वाला स्टेप देख लीजिए यहाँ पे सारे बच्चे। यहाँ भी लिखा हुआ है T-25, यहाँ भी लिखा हुआ है T-25। इसका मतलब T-25 हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन। एग्रीड। फिर मैंने बनाया ब्रैकेट। अब सबसे पहले मैं जो ये येलो कलर से कर रहा हूँ इन दोनों का प्रोडक्ट लेके इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 903 तो मुझे आंसर मिला 451.5। और इस तरह अब इन दोनों का मैं प्रोडक्ट ले लूंगा और ये मेरे पास बनेगा 0.5 इंटू 4200 तो आंसर आया 2100। तो मेरे पास आंसर 0.5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 4200 से तो मुझे आंसर मिला 2100। तो ये मुझे मिला 2100। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, स्टेप समझ में आ रहे हैं भाई? हमने T-25 कॉमन निकाला और जो टर्म्स प्रोडक्ट में थी उनका प्रोडक्ट लेके अब उनको हम ऐड कर देंगे। 25.62 ये ऐसी रहा, 150 माइनस टी ये ऐसी रहा, T-25 ये ऐसी रहा। अब 2100 में हमने ऐड किया 451.5 तो हमें आंसर मिला 2551.5। अब हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बने आसान। वैसे अक्सर लोग आसान जिंदगी रहने नहीं देते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी क्या रहे, आसान। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 25.62 हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे जाके इसको कर देंगे डिवाइड। तो 150 माइनस टी और ये T-25 2551.5 से हमने डिवाइड किया 25.62 को। ये 25.62 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मैं नीचे जाके डिवाइड कर रहा हूँ। आप देख लें, अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं मुझे भी और आपको भी, तो मैं चाहूंगा कि आप उनका इस्तेमाल करें। तो मुझे ईमान आंसर दिखा रही है 99.59, तो इसका आंसर आया 99.59। तो मैंने इसका आंसर लिखा 99.59। तो ये 150 माइनस टी ऐसी रहा, ये T-25 ऐसी रहा और ये इस बच्ची ने मुझे आंसर बताया तो मैंने लिखा 99.59। अब आपको पता है बचपन में हम मैथ्स पढ़ते थे, वैसे कुछ बच्चे अब भी पढ़ते हैं, लेकिन बचपन में छोटी छोटी सी मैथ्स पढ़ते थे और हमें पता होना चाहिए कि ब्रैकेट के बाहर जो चीज होती है वो अंदर मौजूद हर टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है। तो ये वाली जो टर्म है 99.59 ये इस T से भी मल्टीप्लाई होगी और 25 से भी मल्टीप्लाई होगी। तो मैंने 150 माइनस टी को ऐसी रखा और पहले मैंने 99.59 को टी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 99.59 टी और फिर 99.59 को 25 से किया मल्टीप्लाई तो आंसर आया 2489.75। थैंक यू, 2489.75 ये मुझे मिला आंसर जब मैंने उसको मल्टीप्लाई किया किससे, 25 से। क्या यहाँ तक आपको स्टेप्स समझ में आ रहे हैं? ठीक है भाई, ये बात हो गई। आपको क्या चाहिए, टी। देखिए स्क्रीन पे, आपको क्या चाहिए, टी। ये वाली टी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए टी। अच्छा ये वाली टी चाहिए तो आपको चाहिए टी।
अब आपको अगर टी निकालना है तो इसका मतलब सारा टी एक तरफ नजर आना चाहिए और बाकी सब कुछ एक तरफ नजर आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2489.75 नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2489.75 और ये 99.59 टी मैंने ऐसे उतारा, जबकि ये माइनस का टी वहां जाके प्लस का टी। इन शॉर्ट मैंने दोनों नेगेटिव टर्म को बना दिया है पॉजिटिव। जो 2489.75 नेगेटिव था वहां जाके मैंने पॉजिटिव कर दिया और ये माइनस का टी वहां जाके मैंने कर दिया प्लस का टी। अब ये 2489.75 और 50 आपस में ऐड हो जाएंगे। ईमान आंसर दिखाइए। जब इनको ऐड किया तो मुझे मिला 2639.75, 2639.75। अब जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, पता है ना आपको। तो 99.59 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 100.59 टी। इस टी के साथ कुछ नहीं है तो 1 है भाई, इस टी के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। बचपन में पढ़ते थे जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो हमने जब इस 99.59 को टी में ऐड किया जिसमें टी लगा हुआ था, ये थोड़ा सा मुझसे मिस हुआ है, देख लें, 99.5 टी प्लस टी। तो जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास बना 100.59 टी। अब ये 100.59 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा टेम्परेचर, जिसका आंसर आया मेरे पास 26.25 डिग्री सेल्सियस और ये आपको मिला इसका फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ये मेरे पास इसका आया फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो 26.25 डिग्री सेल्सियस के बराबर आया। यहाँ पर आपके पास ये इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हुए खत्म। ये एक लेंथी न्यूमेरिकल था जो हमने वाइंड अप करा और आपके पास ये फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालने को आया था। ये अपीयर हुआ था 2011 में, आज से ठीक 10 साल पहले 2011 में ये प्रॉब्लम अपीयर हुआ था, ठीक है आपके पास। और इसमें हमें फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मालूम करना था जो हमने बासानी मालूम किया। आज हम देखते हैं एक और हीट और उस हीट का नाम है लेटेंट हीट। सबसे पहले मैं आपको लेटेंट हीट का मतलब समझाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको लेटेंट हीट के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। लेटेंट को बोलते हैं छुपा हुआ, हिडन। छुपा हुआ मुझे पता नहीं कैसे लिखते, तो हिडन। लेटेंट मीन्स होता है हिडन, ठीक है। तो लेटेंट का मतलब होता है हिडन। तो आपके पास यहाँ पे हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, उसको जरा गौर से सुनिएगा। आपको पता है ना, जहां मैं पे ये वर्ड बोल दूं ना आपसे कि बात छोटी सी है, इसका मतलब उस बात की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपके पास बात हो रही है लेटेंट हीट की, तो याद रखिएगा एक होती है आइस, ठीक है, जो अभी हमें इस वक्त बिल्कुल पसंद नहीं है, और एक होता है वाटर जो भी हमें अभी इतना पसंद नहीं है, और एक होते हैं वेपर्स जो थोड़े बहुत आजकल हमें पसंद है सर्दी में, ठीक है। तो याद रखिएगा जब पानी की स्टेट्स चेंज होती है ना, जुमला सुनिए, जुमला जुमला, जब पानी की स्टेट्स चेंज होती है ना तो याद रखिएगा पानी का जो टेम्परेचर है वो रहता है क्या, कांस्टेंट, ठीक है। पहले बैकग्राउंड बता रहा हूं। जब पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो वाटर में कन्वर्ट होने तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। जब पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट होगी तो वाटर में कन्वर्ट होने तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। जब पूरा पानी बन जाता है उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है। जब पूरा पानी बन जाता है उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है। अगर किसी ने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और उसने कहा देखो इसमें बर्फ है और ये पानी बन रहा है और अब अभी पूरा पानी नहीं बना फिर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो एक इम्प्योर वाटर है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज शामिल है। जो एक प्योर वाटर होगा जब तक वो पूरी की पूरी आइस को पानी में कन्वर्ट नहीं करेगा उस वक्त तक उसके टेम्परेचर पे रत्ती बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसका टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है
तो उसका टेम्परेचर रहता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसका टेम्परेचर आपके पास कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसका टेम्परेचर आपके पास कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब द क्वेश्चन इज दैट, अब सुनिए मेरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और जो बात आपने अपने दिमाग में नक्श करनी है। पहली बात, जब आइस से वाटर में जाएगा तो उसी के मेल्टिंग पॉइंट पे जाएगा, और जब वाटर से वेपर में जाएगा तो उसी के बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा। तो जब हमारे पास एक आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो आपके पास उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। टेम्परेचर कब बढ़ेगा, सामने वाले ने आपको बोला टेम्परेचर कब बढ़ेगा, आप बोलेंगे ये बर्फ है, आपने कहा नहीं, उसने कहा पानी बन गया। अब आप बोलेंगे जब ये पूरा पानी बन गया अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। अब मेरी एक बात सुनिए जरा गौर से, एक चीज होती है हमारे पास, अब आपको समझ में आएगा इस लेटेंट का मतलब वर्ड। एक चीज होती है इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, ठीक है। फ्यूजन मीन्स होता है मेल्टिंग। हमारे पास टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप जरा गौर से सुनिएगा, मेरे पास इसके अंदर ये एक बीकर है और बीकर के अंदर मैंने 1 किलो की बर्फ ली है। इसमें 1 किलो की बर्फ है, इट कैरीज आइस 1 kg, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी, अच्छा इसके अंदर मैंने डिप किया हुआ है क्या, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का लाल बल्ब होता है ना, देखिए मेरे पास भी एक लाल कलर है, तो मैंने आपके पास थर्मोमीटर डिप कर दिया, ठीक है। अब मुझे थर्मोमीटर आपके पास शो कर रहा है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। आप जरा गौर से देखिए, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं इस बर्फ को कच्चा चबा लें, नहीं, आप चाहते हैं कि आप इस बर्फ को पिघला दें। इस बर्फ को पिघलाने के लिए आप इसे क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट। एग्रीड, कैसा मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप इस बर्फ को पिघलाएं, तो आप इस बर्फ को पिघलाने के लिए आप इसे क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट। तो इसका मतलब मैं इस बर्फ को पिघलाना चाहता हूं, पिघलाने के लिए मैं इसे हीट दूंगा। मैं इससे यहां से ये हीट प्रोवाइड करूंगा, लिसन 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 लिसन, मैं इसे यहां से हीट प्रोवाइड करूंगा, उसके बावजूद इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, ये पूछ रही कैसे, ठीक है। अब सुनिएगा, सवाल बता रहा हूं, जवाब बता रहा हूं, सॉरी सवाल नहीं, ठीक है। तो जब आप इसे हीट देंगे तो जितनी हीट आप इसे देंगे ना, वो सारी हीट यूटिलाइज होगी इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। जब आप, ये बर्फ मौजूद है, बर्फ के मॉलिक्यूल अभी ऐसे हैं, आप इसको क्या दे रहे हैं, हीट, तो जो हीट आप देंगे ना वो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेगी। तो जितनी भी हीट हम यहां से दे रहे हैं वो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर रही है, और दैट विल नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो रही है। और जब तक ये पूरा का पूरा पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता उस वक्त तक इसका टेम्परेचर रहेगा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। Once all the ice has been converted into water, then its temperature will start to increase. अगर आपसे कोई पूछे कि शुरू में इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा था, तो आप क्या जवाब देंगे, आप बोलेंगे शुरू में इसका टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा था क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर रहा था। तभी हम इसको कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब छुपी हुई, जो नजर नहीं आती। ये छुपकर हीट जो है इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करती है, इससे टेम्परेचर का इफेक्ट प्रोमिनेंट नहीं होता। जो ये वाली हीट थी ना, स्पेसिफिक हीट, लिसन, स्पेसिफिक हीट ये थी कि अभी अभी टेस्ट दिया आप लोगों को याद होगा, ये स्पेसिफिक हीट थी, इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल का मतलब इसके टेम्परेचर को चेंज को देखा जा सकता है, इसमें बासानी टेम्परेचर हीट मतलब टेम्परेचर चेंज हो सकता है। डेल्टा टी आ रहा है ना, देखें इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डेल्टा टी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, इसके फॉर्मूले में डेल्टा टी आ रहा है, तभी इसको बोलते हैं सेंसिबल। जबकि आपके पास जो ये वाली हीट है, जो मैं अभी कल इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन दूंगा, लेटेंट हीट, इसके किसी फॉर्मूले में डेल्टा टी का वर्ड नहीं आएगा,
क्योंकि लेटेंट हीट हम उस वक्त पढ़ते हैं व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब आपके पास आइस पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट होगी तो वो उसी के मेल्टिंग पॉइंट पर होगी, जो हमारे पास कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप इसको हीट दे रहे हैं, वो हीट कहाँ जा रही है, तो आपने सिर्फ अपनी जबान से एक जुमला अदा करना है, क्या? कि वो सिर्फ उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर रही है, दैट्स इट। और वो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए न्यूट्रलाइज हो रही है, वो अपीयर नहीं हो रही, तभी इसको बोला जा रहा है लेटेंट हीट। कल इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे मजीद, अभी क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। आप में से कुछ लोगों को नमाज असर भी अदा करनी होगी और मुझे भी करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। सुमामा साहब बेटा आप मुझे ज़रा यहाँ मौजूद हैं। सुमामा आपका मुझे सब्जेक्टिव पेपर नहीं मिला 16 दिसंबर का, मुझे उसको दे दीजिएगा, वरना आज मैं शीट फाइनलाइज कर रहा हूँ, वरना मार्क्स 0 चले जाएंगे। सोफिया कुछ कहना चाह रही है, पूछ लेता हूँ। नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रही। अच्छा आप इमन से बात कर रही हैं, ठीक है ठीक है, ओके। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।